चलिए अब शुरू करते हैं फॉर्मली। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर नीति शिखा, एसोसिएट डीन, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, आपके साथ जुड़ी हूँ। दो बहुत ही उम्दा और बहुत ही नोटेड लोगों के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ, एंड कहा जाए तो हम इनको गैर अंग्रेजी स्पेशलिस्ट, चूंकि हमारा टॉपिक है आज गैर अंग्रेजी लोक नीति के विशेषज्ञ, पर मैं बता दूं कि ये अंग्रेजी में भी उतने ही पारंगत है जितना हिंदी में है। पर आज हमारी चेष्टा रहेगी कि हम हिंदी में बात करें। हमारे साथ पहले बताऊं तो जुड़े हैं श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं जर्नलिज्म के फील्ड से। आप सभी को इनकी परिचय की जरूरत नहीं है, पर बाकी दर्शकों को बता दूं कि हर्षवर्धन जी एक बड़े नोटेड, बड़े उम्दा जर्नलिस्ट हैं, बड़े नोटेड कॉलमनिस्ट हैं और टीवी पैनलिस्ट हैं। रेगुलर आप टीवी पे इनको देखे होंगे आप। और ये कमेंटेटर भी हैं, काफी पॉलिसी के इश्यूज पे इनका काफी अच्छा कमेंट, एज अ कमेंटेटर ये आए हैं, ये बात किए हैं। और जनरली कभी कभी आप दूसरी साइड भी रहे हैं ऑन जर्नलिज्म, बट आज आप सवाल लेके मैं आपके साथ जुड़ी हूँ हर्षवर्धन जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर नीति, आपने ये इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का अवसर दिया। धन्यवाद सर। हमारे साथ दूसरे हमारे जो काफी वरिष्ठ थिंकर जुड़े हुए हैं श्री कपिल शर्मा जी। कपिल शर्मा जी स्टेट नोडल ऑफिसर हैं एंड वोटर अवेयरनेस इन द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस बिहार। बताऊं कपिल शर्मा जी, तो बिहार मेरा घर है, मैं बिहार से हूँ और बहुत अच्छा लगा कि बिहार से कोई आज जुड़े हमारे साथ। कपिल शर्मा जी का काफी अनुभव है वोटर्स के साथ। वो चूंकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में है, ये लिटरली पॉलिसी इन एक्शन देखते हैं। लोगों की मंशा किस तरह से बदल रही है, किस पॉलिसी का इलेक्टोरल्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस तरह के ज्ञान काफी रखते हैं कपिल शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार आपका। मैं सरकारी सेवा में आने के पहले 5-6 साल जर्नलिज्म भी कर चुका हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा बहुत वहाँ की भी जानकारी है, लेकिन अनुभव है। तो चलिए, आप सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। बहुत बहुत आभार। तो और सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूं हमारे दर्शकों का कि शनिवार की शाम 5 बजे हमने जब डिसाइड किया, टाइम पता नहीं चला, कोई लॉजिक नहीं था उसके पीछे हम क्यों 5 बजे कर रहे हैं। और एटलीस्ट व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं तो 5 बजे बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ काम रहता है, फैमिली कमिटमेंट रहता है। पर मैं इतने आभार शब्दों में नहीं प्रकट कर सकती हमारे दर्शकों का कि हर एक शनिवार बिना ब्रेक लिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर के, लोक नीति चर्चा को लेकर के। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज हमारे सामने एक जो टॉपिक है, चर्चा का जो विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। सार्वजनिक नीति निर्माण में गैर अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों के विशेषज्ञों की राय। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कपिल जी और हर्षवर्धन जी आज जुड़े हैं गैर अंग्रेजी विशेषज्ञ के रूप में, पर अंग्रेजी के भी से इतने ही पारंगत हैं जितना कि वो हिंदी से हैं। पर आज की चर्चा हमारा प्रयास रहेगा कि आज की चर्चा हिंदी में हो, और जहां आप हिंदी बोलने में कठिनाई महसूस करेंगे, हम अंग्रेजी का भी हेल्प लेंगे और चर्चा का माध्यम रहेगा इंग्लिश। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा जो कोर्स है लोक नीति, उसका भी मीडियम ऑफ टीचिंग विल बी इन इंग्लिश अर्थात हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। और इसके पीछे हमारी सोच ये थी कि बोल चाल की भाषा में पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हर्षवर्धन जी का। हर्षवर्धन जी, चर्चा में जाएं उसके पहले हम चाहेंगे कि आप और कपिल जी दोनों कुछ ओपनिंग रिमार्क्स दें और तब हम वहां से चर्चा शुरू करें। हर्षवर्धन जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीति, कपिल शर्मा जी और
जो भी इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी इस वेबिनार में लोग शामिल हैं। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बहुत सुंदर विषय का चयन आपने किया है, सार्वजनिक नीति निर्माण में गैर अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों के विशेषज्ञों का योगदान। बस मैं इसको ये कहूंगा कि ये जो विषय है ये जिसको हम कहें कि अभी ये फाउंडेशन लेवल पर है, अभी इसकी बुनियाद बननी शुरू हुई है और इसकी इमारत आने वाले दिनों में बनेगी, यानी बिल्डिंग जो बननी है वो आने वाले दिनों में बननी है। और जो हम कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी या पॉलिसी मेकिंग, और जब हम कहते हैं कि लोगों के जीवन से जुड़ी नीतियां कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है और वो बनने का तरीका क्या हो, उस पर उसका लोगों पर असर कैसे पड़ता है। जब हम ये बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम ध्यान में करें तो शायद समझ में आएगा कि गैर अंग्रेजी कितना महत्वपूर्ण है। अगर लोक नीति की हम बात करते हैं तो देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने एक बार एक बात कही थी कि मेरी हिंदी अगर बहुत अच्छी होती तो शायद मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाता। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के भीतर की स्थितियां थी जिसमें वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा। और ये उस वक्त कहा जब देश की कुर्सी पर, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो भी इंग्लिश स्पीकर थे, लेकिन उनके मन में एक ये था कि शायद तब मुझे ज्यादा सपोर्ट मिलता विद इन कांग्रेस। एक और छोटा सा आंकड़ा है जिसको जानना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि मीडिया इम्पैक्ट, यानी जो लोग पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, तो उसमें किसका असर पड़ता है, इम्पैक्ट कौन सा पड़ता है, तो हम अक्सर ये हमें लगता है कि जो अंग्रेजी में जो टीवी चैनल हैं, अंग्रेजी में जो अखबार हैं, वो ज्यादा प्रभाव डालते हैं। लेकिन दो छोटे छोटे आंकड़े मैं आपको बताता हूं, और चूंकि मैं खुद 2 दशक से ज्यादा से हिंदी पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ हूं और टीवी, अखबार, वेब, रेडियो सब में काम करने का मौका मिला, अभी स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर काम करता हूं। जो देश के 10 सबसे बड़े अखबार हैं, देश के 10 सबसे बड़े अखबार हैं, उसमें अंग्रेजी का जो सबसे बड़ा अखबार है देश का, वो 10वें नंबर पर है। ये आंकड़ा हम लोग के ध्यान में नहीं आता है, लेकिन ये जानना जरूरी है। और वो उस अखबार का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो जिस टाइम्स ऑफ इंडिया को हम समझते हैं कि देश का सबसे बड़ा अखबार है। कई लोगों को भ्रम भी हो जाता है, क्योंकि जब हम जो हमारी स्कूलिंग होती है, जिस तरह से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो पहले 9 अखबार हैं उसमें से 5 हिंदी के हैं, उसमें तमिल का अखबार है, तेलुगु का अखबार है। तो कुल मिलाकर भारतीय भाषाओं के जरिए हम बात करते हैं, भारतीय भाषाओं के जरिए हम लोगों तक पहुंचते हैं, भारतीय भाषाओं से ही लोग सब कुछ समझते हैं। अब जब खबर समझेंगे तो इसको आप ऐसे भी समझिए कि जो पॉलिसी है, जो नीति बन रही है उनके लिए, वो भी उसी तरह से समझेंगे। लेकिन चूंकि हम लंबे समय से, और विशेष करके जब हम भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिली, तो अंग्रेजों ने चूंकि एक सिस्टम डेवलप किया, और जब हम अंग्रेजों कहते हैं तो कहीं से भी इसमें ये न तो कोई जिसको कहते हैं कि इंटेंशन है, कोई ऐसा भाव नहीं है कि जो लोग अंग्रेजी अच्छी बोलते पढ़ते हैं उनके विरुद्ध है, ऐसा नहीं है। वो कोई भी किसी भाषा में अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से समझता है, तो उसका अपना एक महत्व है। लेकिन एक मुश्किल ये हुई कि पॉलिसी मेकिंग में, यानी जब आप नीति निर्माण कर रहे थे, तो नीतियों से ज्यादा महत्व भाषा को दे दिया गया, और उसमें भी जो भारतीय भाषाएं थी उनको कहीं न कहीं कमतर किया गया, और जो अंग्रेजी भाषा थी वो प्रभावी होती गई। तो जो आपने लिखा कि इस विषय में, तो मैंने इसीलिए कहा कि अभी ये बुनियाद है, और उसको थोड़ा सा और आगे अगर हम कहें, ये आंकड़े के तौर पर जानना बहुत जरूरी है कि जो दुनिया के सबसे, जिसको हम कहते हैं जिन देशों में हम बसना चाहते हैं, जिन देशों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं, दुनिया लगती है कितनी खूबसूरत है, हम उस देश में जाकर रहे हैं, तो अगर हम कहेंगे कि टॉप 20 रिचेस्ट नेशंस कौन से हैं, तो उनका जो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है वो नेटिव लैंग्वेज है, यानी जिसमें वो कारोबार करते हैं, जो उनकी पॉलिसी बनती है वो इंग्लिश में नहीं बनती, वो उनकी अपनी भाषा में बनती है। अब उसमें हम जापान, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस की बात कर सकते हैं। और दूसरा एक आंकड़ा भी है, वो आंकड़ा कहता है कि 20 पुअरेस्ट नेशंस कौन से हैं, वो कहते हैं लैंग्वेज ऑफ
बिजनेस इज नॉट नेटिव, यानी उनकी अपनी भाषा में वो बात नहीं करते, वो किसी और भाषा में बात करते हैं। यानी इसको आप ऐसे समझें कि जिस देश में पॉलिसी, जिस देश में बिजनेस, जिस देश में इंडस्ट्री, जिस देश में कंज्यूमर से बातचीत, जिस देश में किसी के लिए कुछ बनना है तो वो दूसरी भाषा में होता है, वो गरीब, और जिनका उनकी अपनी भाषा में होता है, नेटिव लैंग्वेज में होता है, वो सबसे अमीर लोग हैं। और इसके साथ एक और आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। दरअसल लंबे समय तक ये लोगों को भ्रम रहा, और अभी भी उसका एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि एक एड मार्केट, एक मार्केट इक्विलिब्रियम काम करता है, एक बैलेंसिंग होती है। और उसने ये ऐसा साबित किया कि दरअसल जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो अंग्रेजी में बात करते, सोचते, समझते हैं। संयोगवश देश में अलग अलग समय पर सत्ता प्रतिष्ठान बदलता रहा, और 2014 में एक परिवर्तन होता है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आता है जो गुजराती हैं, हिंदी में बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं थे, इसके पहले भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो बाकायदा संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर बोले, विशुद्ध हिंदी के व्यक्ति थे। लेकिन पॉलिसी के लेवल पर कैसे इंपैक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूं। एक दुनिया की बड़ी कंपनी है, और उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 2015 में एक प्रपोजल देना था, एक प्रस्ताव देना था कि हम आपके लिए ये काम करना चाह रहे हैं। और वो प्रस्ताव उन्होंने दिया। जाहिर है एमएनसी थी, बड़ी कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो प्रोफेशनल उसके खिलाफ होगा, तो मैंने उनके साथ काम किया है। उसके बाद वो काम मेरे पास आया, और पीएमओ में अलग अलग जो डेस्क होती हैं, वहां ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं, उनकी डेस्क होती है। वहां से उनको कहा गया कि क्या आप ये प्रस्ताव हिंदी में बनाकर दे सकते हैं क्या। उस प्रस्ताव को बनाने के लिए तब वो मेरे पास आया, और एक बड़े व्यक्ति हैं इस फील्ड के, बहुत जाना पहचाना नाम है, उनके जरिए वो आया और मैंने वो बनाकर वो प्रस्ताव दिया। तो उन्होंने कहा कि जब वो हिंदी में गई तो प्रधानमंत्री तक वो बात पहुंची और उन्होंने हमारी टीम से बातचीत की। ये मैं 2015 की बात कर रहा हूं, यानी जब ये सरकार बदली। तो जब पॉलिसी इंटरवेंशन, यानी जिसको हम कहेंगे नीतियों का हस्तक्षेप ऊपर से होता है, तो नीचे तक अपने आप एक संदेश जाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो ये 3-4 उदाहरण मैंने दिए, जिससे कि लोगों को समझ में आया कि आपने जो ये शानदार काम किया है कि इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी आप हिंदी में, भारतीय भाषाओं में नीति पाठ्यक्रम लेकर आएगा, लोक नीति की बात करेगा, वो कितना महत्वपूर्ण है। अब अभी एक छोटा सा और मैं उदाहरण देता हूं। अभी फॉक्सवैगन जो कंपनी है, तो वो ढेर सारे वेरिएंट लेकर आ रही है। तो उसके जब सीईओ भारत में आए तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी कंपनी के लोगों के साथ बात की, तो एक छोटी सी बात उनको बोली। उनको कहा कि ऐसा है कि आप प्रयास कीजिए कि आप प्रतिदिन एक हिंदी का शब्द सुनेंगे, एक हिंदी का शब्द समझेंगे, एक हिंदी का शब्द बोलेंगे। अब ये बड़ी छोटी सी बात थी, और उन्होंने फिर उस अपने इंटरव्यू में उसमें कहा कि मैंने नमस्ते सीख लिया, मैंने बहुत सी ऐसी चीजें सीख ली जिसको लोग बोलते हैं एक दूसरे से, धन्यवाद बोलना सीख लिया, आइए बोलना सीख लिया, स्वागत है बोलना सीख लिया, ऐसी ढेर सारी बातें उन्होंने बताई। और उन्होंने कहा कि हमारी जो कंपनी के ऐसे लोग जो सीधे तौर पर भारत से नहीं है या भारत में भी हैं, तो वो हिंदी स्पीकर्स नहीं है या नॉन इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है, उनके लिए हमने ये शुरू किया। अभी बड़ा छोटा सा बदलाव है, लेकिन इस बदलाव के बाद उनका ये कहना है कि हम अपने डीलर्स से, अपने उस नेटवर्क से कनेक्ट करने में, उनसे जुड़ने में हमको आसानी होने लगी। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। एक समय तक ये लगता था कि इस देश में जो लग्जरी, जो कहें कि फ्लैट्स हैं, होम सेल है जिसको हम कहते हैं ना, वो कहां बिकेगी। हम कहते थे कि ये BMW, ऑडी, मर्सिडीज या दुनिया के जो बड़े ब्रांड है वो भारत में कहां आ रहे हैं। तो लगता था हमें कि ये दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई, मेट्रो सिटीज का कॉन्सेप्ट है। फिर ये आया कि जब मेट्रो सिटीज में है तो जिनके घर में अंग्रेजी के अखबार आते होंगे वो इसको खरीदेंगे। लेकिन जब कंपनियों ने सर्वे करना शुरू किया, जब वो नीचे गए कि हम प्रोडक्ट बेचने आएंगे तो आखिर बिकेगा कहां, जिनकी जेब में पैसे हैं वही तो करेंगे, तो उन्हें समझ में आया कि ये बहुत छोटा हिस्सा है और उनके लिए तो शायद इस अखबार में विज्ञापन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वेल अवेयर्ड लॉट है। वो तो दुनिया देखते हैं, उनको तो पता है, मर्सिडीज ऑटो एक्सपो, वर्ल्ड ऑटो एक्सपो में आया और वो उनको पता है। तो पहुंचना किसके पास है? इंडियन मार्केट में जाना है, भारतीय बाजार में उनके पास जाना है जिनको हम नहीं पता है उसके बारे में। तो उन्हें समझ में आया कि देश के हिंदी अखबार, देश के भारतीय भाषाओं के अखबार, और एक बड़ा मैं रोचक आपको बताता हूं,
टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के ही ढेर सारे क्षेत्रीय अखबार हैं, भारतीय भाषाओं के अखबार हैं, कन्नड़ के अखबार हैं, तमिल तेलुगु के अखबार हैं। वो अंग्रेजी के अखबार में बताते हैं कि अगर आपको कर्नाटका में अगर आपको अपनी जो कहे कि जो भी प्रोडक्ट कोई बेचना है या अपनी कोई विशेष कोई तैयारी है उसको लेकर जाना है, तो आपको हमारे इस ऑडियंस के पास पहुंचने के लिए इस कन्नड़ के अखबार में विज्ञापन देना पड़ेगा। ये पॉलिसी इंटरवेंशन का इससे खूबसूरत उदाहरण नहीं हो सकता है। और अब जब कंपनी आती है तो उसको लगता है कि हमें उस भाषा में बात करनी होगी, लेकिन एक बड़ा संकट आया और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो संकट है, ये जो गैप है, जो खाई है, उसको भरने का काम करेगा ये इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का प्रोग्राम। मुश्किल ये कि जो बताने वाले लोग, जो करने वाले लोग, वो सब इंग्लिश स्पीकर्स हैं। और जब वो सर्वे भी लेकर आते हैं तो उनका संकट ये कि बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करना मुश्किल हो रहा है। अब ये जो लोक नीति में, सार्वजनिक लोक नीति में जो कहे कि पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन शुरू हुआ है, उसमें जिस बेल्ट को कहा जाता था कि ये हिंदी पट्टी है, बीमारू पट्टी है, वहां पर उद्योग धंधे जा रहे हैं। जैसे आप सब ये बहुत लगातार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि उत्तर प्रदेश में ढेर सारी ऐसी कंपनियां आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, जो सप्लाई चेन जिनको अपनी कहीं और लेकर आनी है, यानी चीन से बाहर लेकर आना है, भारत की तरफ ले आना है, तो अब सिर्फ वो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक इन जगहों पर नहीं जा रहे, वो उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। अब ऐसी जगहों पर जब वो आते हैं तो उनको जो हिंदी पट्टी के स्पीकर्स हैं, जो पॉलिसी वहां बनाने वाले लोग हैं, जो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, जो उसको यूज करने वाले हैं, उनकी जानकारी चाहिए और उनकी भूमिका इस वजह से बढ़ती चली जा रही है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें बहुत जिसको कहें कि एक खतरा भी बताया गया है, लेकिन एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आशा है, उम्मीद है। और वो उम्मीद ये है कि अगर भारतीय भाषाओं में लोक नीति बनाने का काम हो तो इस देश में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, रोजगार के जो मौके हैं, वो बड़ी तेजी में बन सकते हैं। क्योंकि अगर भारतीय भाषाओं में नीतियां बनाने का काम होगा तो जो कंटेंट क्रिएशन है, जो सामग्री तैयार होगी, जो उससे जुड़ी हुई चीजें आएंगी, वो बहुत तेजी से बढ़ेंगी। और अगर ये हो पाए तो हम अगले 5 वर्षों में 3 से 4% जो जीडीपी है, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जो हम कहते हैं कि देश की तरक्की की रफ्तार कैसी हो सकती है, उसमें जोड़ सकते हैं। 50 लाख से ज्यादा रोजगार हम जोड़ सकते हैं अगर हम लोक नीति में भारतीय भाषाओं और हिंदी की बात हम कर सकें। क्योंकि मुश्किल यहां ये कि अभी तक नीतियां बनाने और लागू करने दोनों का काम वो इंग्लिश स्पीकर्स कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। और ये आंकड़े मैं इसलिए आपको दे रहा हूं, बहुत आसानी से आपको अपने आसपास से समझ में आएगा। जैसे एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी ये जो कह के ओपनिंग रिमार्क्स है, ये टिप्पणी खत्म करूंगा, उसके बाद जो सवाल आएंगे आप लोगों तो बात करूंगा। आप मान लीजिए कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, तो आप क्या खोजते हैं? कहते हैं भाई तुम्हारा स्पेशल जो हो जरा बता दो, जो तुम्हारे मेन्यू में जो स्पेशल है वो बता दो। किसी बाहर की जगह पर गए तो आप कहते हैं अच्छा आपके यहां खाने की कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे यहां नहीं मिलती है। अब हम ये कहें कि नहीं हम जा रहे हैं, तो हमारे यहां जो गया वो हम बांध के ले जाएंगे और वो खाना हम जबरदस्ती उस रेस्टोरेंट में कहेंगे कि इसको तुम सर्व करो। या हम किसी जगह गए तो वहां कहें कि नहीं नहीं हम अपने घर से सब लेकर आए हैं, उसको सर्व करो। तो कौन सा मॉडल काम करेगा? इसी को सिर्फ आप समझें तो आपको समझ में आएगा कि पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन में नॉन इंग्लिश स्पीकर्स का, नॉन इंग्लिश एक्सपर्ट्स का कितना बड़ा रोल है, कितनी बड़ी भूमिका है। यानी जिनके लिए वो बनना है, जिनको वो करना है, जहां आप करने जा रहे हैं वहां के लिहाज से चीजें तय होंगी, या आप कहीं बाहर से लाएंगे और कहेंगे कि ये सब कुछ इसके ऊपर थोप देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। और मुझे लगता है कि पब्लिक पॉलिसी के मामले में जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, तकनीक, उसने बड़ा कमाल का काम किया। लोग कहते थे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी होती जाएगी तो ये जो हिंदी के लोग हैं या जो नॉन इंग्लिश लोग हैं इनकी तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें तो सब इंग्लिश वाले आएंगे। ये कहा भी जाता रहा कि साइंस टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। अब समझ में आ रहा है कि साइंस टेक्नोलॉजी की कोई लैंग्वेज नहीं होती भाई साहब, उसकी लैंग्वेज होती है जरूरत, उसकी लैंग्वेज होती है बिजनेस, उसकी लैंग्वेज होती है कहां पर आप काम करने जा रहे हैं, उससे आउटपुट क्या आएगा, रिटर्न क्या आएगा।
उसका कोई लैंग्वेज नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भाषा नहीं है। अब तो आप किसी भाषा में बात करते हैं, आप डाल दीजिए, तुरंत आपको दूसरी भाषा में करके दे देगा, बोल के बता देगा, लिख के बता देगा। और जैसे हम बोलने वाली चीजों पर जा रहे हैं, तो दुनिया में तकनीक ने जो पब्लिक पॉलिसी का काम ठीक कर दिया। आप कुछ नहीं करना है, रिकॉर्ड करना है, उसको समझना है, जो वो बोल देगा, उसको कुछ करना नहीं, वो पढ़ा लिखा भी नहीं तो भी बताएगा। हालांकि अब अच्छी बात यह है कि दुनिया सब लिटरेट लोग हैं, सब साक्षर लोग हैं, पढ़ लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो बड़े बदलाव आ रहे हैं, और भारत इस लिहाज से बहुत, जिसको हम कहें कि इतनी उर्वर जमीन है इस लिहाज से। और हम जो, मैंने जो शुरुआती एक आंकड़ा दिया, फिर से दोहरा रहा हूं कि टॉप 10 रिचेस्ट नेशंस वही हैं जो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत अब जिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है, जो ग्रोथ पाथ अब तय करने जा रहा है, उसमें ये बड़ी भूमिका होगी। और हम भी उन देशों की जो कतार है उसमें खड़े होंगे, उस लाइन में खड़े होंगे, और ये कहते हुए खड़े होंगे कि हम अपनी भाषा के साथ, अपनी नीतियों के साथ, अपने लोगों के साथ बात करते, न्याय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं, खत्म नहीं करता हूं, रोकता हूं, फिर आप जो सवाल कहेंगे तो जरूर उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने कुछ बहुत ही मुख्य बातें बोली, और मेरे सवाल तो बहुत हैं, पर मैं उसको अभी थोड़ा थामूंगी। और हमारे साथ जो दूसरे काफी वरिष्ठ ऑफिसर जुड़े हुए हैं, श्री कपिल शर्मा जी, जैसा कि कपिल जी ने बताया कि वो जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं बिफोर ही जॉइंड द गवर्नमेंट। तो कपिल शर्मा जी, मुझे लगता है कि जो आपका अनुभव है, क्योंकि आप चूंकि इलेक्टोरल ऑफिस से जुड़े हुए हैं, आप साक्षात रूप से देख रहे हैं कि जो पॉलिसी में परिवर्तन हो रहा है उस पे लोगों का क्या असर हो रहा है, किस तरह का इलेक्टोरल चेंज आप देख रहे हैं। तो यदि आप ओपनिंग रिमार्क्स दें और उसमें अगर इस बात को भी यदि आप एड्रेस कर पाए। जी कपिल जी। कपिल जी, आप म्यूट पे हैं, एक नीचे बटन होगा म्यूट का। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। इलेक्टोरल प्रोसेस में हम लोग क्षेत्रीय भाषाओं से मतदाताओं को कैसे जोड़ रहे हैं, इस पर तो मैं अपनी बात रखूंगा ही, लेकिन आज जो ये विषय है, सबसे पहले मैं इस विषय पे अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि प्रथम सवाल तो यही उठता है कि हम लोग इस विषय पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में क्या अंग्रेजी ही योग्यता का पैमाना है? तो कोई भी समस्या या कोई भी बात जो होती है वो अचानक से नहीं आती है, उसके पीछे एक लंबा इतिहास होता है, एक लंबी पृष्ठभूमि होती है। तो भारत में भी अगर आप आज देख रहे हैं कि सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में अंग्रेजी भाषा के लोग एक अपर ग्राउंड पे हैं, अपर लेवल पे हैं, तो उसका एक बड़ा इतिहास रहा है। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूंगा। पहले तो मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा, स्पष्ट कर देना चाहूंगा। पब्लिक पॉलिसी से कई लोग मतलब ये सोचते हैं कि वैसी पॉलिसी जो सरकार बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक पॉलिसी से तात्पर्य ऐसी पॉलिसी से है जो लोग के हित के लिए बनाई जाए, और वो सरकार से बाहर का स्टेक होल्डर वाला, सरकार से बाहर के जो प्रतिभागी होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो भी बना सकते हैं। अब मैं फिर से अपनी बात पे आता हूँ कि चूंकि लोक हित के लिए पब्लिक पॉलिसी बनानी है, और भारत में एक लंबे इतिहास को हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्यों अंग्रेजी वालों को ही प्रमुखता और प्रधानता मिली है। हम पिछले कुछ सैकड़ों सालों के इतिहासों को, भारत के इतिहास को अगर हम देखें, तो भारत में जिस तरीके से विदेशी शासन रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे चूंकि हिंदवी थी, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, बुंदेली, बंगेली, अवधी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, तो अलग अलग क्षेत्र की अपनी अपनी भाषाएं थी। बाहरी शासकाएं, उन्होंने शासन किया। तुर्की और फारसी लैंग्वेज को उन लोगों ने यहाँ पे लेके आए, और फारसी उन लोगों ने अपनी राजकीय भाषा बनाई, क्योंकि उनको अपने कूटनीतिक संबंध ईरान और फारस के देशों से मेंटेन करके रखने पड़ते थे। तो फारसी उनकी जो थी वो राजकीय भाषा थी। और आम लोगों से इंटरेक्शन के दौरान में फारसी और हिंदवी की जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनके संपर्क से जो भाषा डेवलप थी वो उर्दू हो गई, और उस उर्दू से लोग आम लोग सरकारी कामकाज को चलाने के लिए उर्दू का प्रयोग करने लगे, और कूटनीतिक संबंधों को मेंटेन करने के लिए वो लोग फारसी का प्रयोग करने लगे। कॉलोनाइजेशन के दौर में, औपनिवेशिक दौर में अंग्रेज आए, और अंग्रेज ने फारसी को हटा के अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाया, और उर्दू को उन्होंने संपर्क की भाषा बना के रखा।
आम नागरिकों जिन पे वे शासन कर रहे थे उनसे संपर्क करने के लिए वो लोग उर्दू का प्रयोग कर रहे थे, और बाकी पॉलिसी मेकिंग में वो अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे थे। उनको एक ऐसे वर्ग की भी जरूरत थी जो उनकी भाषा को समझे और शासन की नीतियों को आम लोगों के बीच में अपनी भाषा में ले जाए। इसलिए उन्होंने एक सबऑर्डिनेट क्लास यहाँ पे डेवलप किया, जिसको सरकारी तंत्र कहा जाता है, जिसमें उन्होंने भारतीय लोगों को नौकरी दी। लेकिन पॉलिसी मेकिंग का जो अपर सेगमेंट था वो उन्होंने अपने पास ही रखा, अपनी भाषा में रखा। आजादी के बाद यही चीज चलती रही, इसमें किसी बड़े लेवल का परिवर्तन हम देखने को नहीं मिलते हैं। और ये भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में। आप अफ्रीका में भी देखिए कि अफ्रीका में भी जो देश औपनिवेशिक शासन से आजाद हुए हैं वो अपनी भाषाओं को पीछे छोड़ के फ्रेंच वहां बोली जा रही है। फ्रेंच उनकी राजकीय भाषा है, अंग्रेजी राजकीय भाषा है, स्पेनिश राजकीय भाषा है। तो कॉलोनाइजेशन ने इस तरीके का एक रूल ऑफ सेटअप दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को कि जिस औपनिवेशिक शासन को वो लोग अपने पास रख रहे थे उसी पे वो आगे बढ़ गए और इस कल्चरल डोमिनेंस से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। और भारत में एक चीज और मुझे मैं बताना चाहूंगा कि जो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी वो वास्तविकता में शिक्षा जो होती है वो कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। शिक्षा आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए नहीं दी जाती है। शिक्षा के दो रूप होते हैं, एक सोशल मोबिलिटी को लाना और दूसरा वैचारिक आइडियोलॉजी को हाईजैक करना। जो रूप रहते हैं ज्यादातर दुनिया भर के प्रशासनिक तंत्र में हम अगर अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक सामाजिक अध्ययता के तौर पे इस बात को रख रहा हूँ कि जब भी आप शिक्षा का अध्ययन करेंगे, किसी भी समाज में जब शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ पे दो बातें हम लोग मुख्य तौर पे देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य पहला तो यही है कि सोशल मोबिलिटी को लाना, लोगों में विकास और प्रगति के लिए आगे बढ़ने की चेतना को बढ़ाना, और दूसरा हो जाता है कि उनके आइडियोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट को हाईजैक करना और उनको अपनी भाषा के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने मूल्यों के हिसाब से स्थापित करना। अंग्रेजों ने जो भारत में शिक्षा का विकास किया शुरुआती तौर पे वो आइडियोलॉजिकल हाईजैकिंग था। चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उनको चाहिए था अपने औपनिवेशिक कार्यों को स्थापित करने के लिए, तो उन्होंने जिस तरीके की भाषा और शिक्षा को यहाँ पे स्थापित किया वो उनके हितों के हिसाब से थी। उन्होंने ह्यूमैनिटीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया। आप देखेंगे कि 1857 से लेके 1925 के बीच में भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय स्थापित हुए, लेकिन उनमें आप जब अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि बहुत ज्यादातर विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग और चिकित्सा से के कोई कोर्सेस नहीं है, ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के कोर्सेस हैं। तो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेस इसलिए लॉजिक है, एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता था, ह्यूमन रिसोर्स की कम जरूरत है, और दूसरी बात ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाला जो वर्ग होगा वो उनको भाषाई तौर पे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को निपटाने में ज्यादा मदद पहुंचाएगा। और चूंकि वो दौर भी वैसा चल रहा था कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई उस लेवल पे नहीं थी। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज में थी, लेकिन वहां उतना खर्च करके वो भारतीय लोगों को विदेश में पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं। तो उन्होंने एक तंत्र ये यहाँ पे रखा कि ह्यूमैनिटीज पे जोर दिया। चूंकि ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई भारत में पहले शुरू हुई तो उसमें क्षेत्रीय स्तर पे क्षेत्रीय भाषाओं में हम देखते हैं कि उसका अनुवाद भी हुआ और लोगों ने सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड जो विषय थे उनको अपनी स्थानीय भाषाओं में पढ़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन आजादी के बाद तक, आजादी तक ये ऐसा मुझको कहीं दृष्टि पे नहीं दिखाई देता है कि अंग्रेजों ने कोई ऐसा प्रयास किया हो या अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किसी भारतीय ने ऐसा प्रयास किया हो जिसमें उसने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को, प्रौद्योगिकी से पे आधारित सब्जेक्ट्स को, चिकित्सा से संबंधित आधारित सब्जेक्ट्स को अपनी स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में संगठित रूप से लोगों के बीच में स्थापित करने की कोशिश की है। तो आजादी के तुरंत बाद आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट थे, जो साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट थे, जो सीधे आपके स्किल तो नहीं कहेंगे बल्कि टेक्निकल एडवांसमेंट कहेंगे, उसको बढ़ा सकते थे, वो सब्जेक्ट बहुत कम रहे। ज्यादातर आप ह्यूमैनिटीज ही पढ़ते रहे। भारतीय समाज में आप देखेंगे भारत की आजादी में ज्यादातर वकील मिलते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर्स नहीं मिलते, वकील मिलते हैं, लिटरेचर पढ़ने वाले लोग मिलते हैं। तो खैर, तो मेरा ये कहना था कि
चूंकि एजुकेशन जो होता है सोशल मोबिलिटी और सोशल मोबिलिटी भी स्थापित करता है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि एक तो ये भी है कि पब्लिक पॉलिसी में लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक स्किल है। अब पब्लिक पॉलिसी में मेन चीज क्या है, जो मेन मोटो है वो है आइडिया, विजन। अब आइडिया और विजन आपका डेवलप होगा आपके मूल भाषा में, क्योंकि मूल भाषा का विकास आपको औपनिवेशिक रूप से ही नहीं मिल पाया है, आपका डेवलपमेंट गर्भ में ही नहीं हो पाया है। तो जब गर्भ में ही नहीं हो पाया है तो फिर बाहर निकलने पे कैसे हो पाएगा? तो आपको एक बड़े तंत्र को स्थापित करना पड़ेगा। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये हो गई हम लोगों के साथ कि चूंकि यहाँ पे जड़ें हम लोगों के साथ थी, वो ऐतिहासिक तौर पे हमको सपोर्ट नहीं कर रही हैं कि हम जो आइडियाज डेवलप करें वो हम अपने मूल प्रवृत्ति में करें। हम लोग हाईजैक्ड हैं, तो एक तो उस हाईजैकिंग से पहले हमें बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भारत में कभी भी रिकॉर्ड रखने की प्रवृत्ति नहीं रही है। भारत ये क्या कहते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक चेतना वाला देश जो रहा है, उसमें क्या रहा है कि यहाँ पे किसी भी चीज का रिकॉर्ड नहीं रखा गया। सारी घटनाएं यहाँ पे घटित हुई हैं लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े युद्ध हुए हैं लेकिन किस तिथि को हुए हैं कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। अब आप बोलिएगा तो सामने वाला जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो आपकी खिल्ली उड़ा सकता है कि भाई डेट बताइए, टाइम बताइए, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के पास ऐसी समस्या नहीं है। उन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, हर चीज के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए। अब आप पूछेंगे कि भाई ये युद्ध कब हुआ था, तो वो तुरंत डेट भी बता देगा, समय भी बता देगा। तो वहां पे उसकी चीजें जस्टिफाई हो जाती हैं और हमारी नहीं हो पाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यही कारण है कि हम हल्दी का प्रयोग अपने यहाँ उपचार में, टर्मरिक का प्रयोग हजारों सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसका पेटेंट जो है वो अमेरिका ले रहा है क्योंकि वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। और अपने यहाँ तो हल्दी से उपचार का आइडिया 2-3 हजार सालों से चल रहा है, लेकिन और उससे पहले से चल रहा होगा, लेकिन चूंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है और इस तरीके के आइडिया भारत में सड़क पे पड़े रहते हैं। हर आदमी के पास ऐसे ऐसे आइडिया हैं और उनके पास अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा एक तंत्र है, परंपरागत तंत्र है, लेकिन चूंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उसका फैक्चुअल एनालिसिस नहीं है, कुछ उसका फैक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सिर्फ परंपराओं से चला आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग पेटेंट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। ग्लोबलाइजेशन में ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है कि आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या को पैदा कर दिया है। अगर इसमें दो फायदे हैं, एक फायदा भी है, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन एक विरोधाभासी चरित्र को भारतीय समाज के सामने लाया है। तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। उसमें आप एक ऐसी प्रक्रिया में भी आ गए हैं जो ग्लोबल तौर पे आपको आपस में जोड़ भी रही है। भारत के व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र आके काम करना चाहता है अंग्रेजी और फ्रेंच सीख के, लेकिन वो मराठी नहीं सीखना चाहता है, या मराठी जो है वो उत्तर प्रदेश जाना चाहता है, या साउथ इंडियन यूपी आना चाहता है, वो इंग्लिश और फ्रेंच में अपने आप को प्रोफिशिएंट करना चाहता है, क्योंकि इन लैंग्वेजेस का एक ग्लोबल एस्पेक्ट है, बाजार में स्थापित भाषाएं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र आने वाले व्यक्ति को मराठी में वो बाजारी मूल्य नहीं मिल रहा है। एक तो ये कारण हो गया, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन ने एक और चीज भी दी है, क्योंकि मार्केट डेवलप कर रहा है तो माइक्रो लेवल पे माइक्रो डेवलपमेंट होना है, ग्लोबल विलेज की संकल्पना है। तो एक तरफ तो जो डोमिनेंट कल्चर है, डोमिनेंट कल्चर की जो भाषाएं हैं वो पूरी दुनिया में फैल रही हैं, और हर व्यक्ति को उन भाषाओं की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो उस प्रतिस्पर्धा में पीछे छूटे रह जाएंगे। आप गूगल यूज करना चाहते हैं लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे तो आप अपने आप को एक क्लास लेवल पे स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको वो जो डोमिनेंट कल्चर है उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, पहली बात। अब चूंकि सर हर्षवर्धन सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अंग्रेजी अखबार बोलता है कि अगर आपको मेरे कन्नड़ कंज्यूमर्स के पास अपनी पहुंच बनानी है तो आप कन्नड़ में ऐड कीजिए। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक कारण है कि मार्केट इकोनॉमी के लिए चूंकि माइक्रो लेवल पे उनको मैनेजमेंट करना है, तो ग्लोबलाइजेशन एक तरफ तो कल्चरल डोमिनेंस स्थापित कर रहा है पूरी दुनिया में, कुछ ही भाषाओं का बोलबाला हो रहा है,
हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरे नंबर पे है, मंडेरिन के बाद, आई होप। लेकिन यूएन में हिंदी बोलने, हिंदी से कामकाज को मान्यता नहीं प्राप्त है। ये अपने आप में एक ये दिखाता है कि क्यों नहीं प्राप्त है, जबकि हम लोग दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले भाषा को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन चूंकि मार्केट इकोनॉमी का दौर है, तो डोमिनेंट कल्चर्स को भी ये एक अनिवार्य वैकल्पिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि यदि उनको माइक्रो लेवल पे अपनी चीजों को पहुंचाना है, तो उनको क्षेत्रीय भाषा को प्रयोग करना पड़ेगा, क्षेत्रीय लोगों के बीच में उनकी भाषा में अपने आइडिया को पहुंचाना होगा। मैं उदाहरण देना चाहूंगा जोमेटो को। अब ऐसा नहीं है कि क्लाउड किचन, जो क्लाउड किचन की संकल्पना है, वो पहले नहीं थी। मुंबई में डब्बा वाला बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन चूंकि जोमेटो आया, वो एक अर्बन क्लास को कैटर कर सकता है, उसके पास अपनी एक भाषा है, और तो उस डब्बा वाले कॉन्सेप्ट को उन्होंने मॉडिफाई करके नए तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर दिया। टेक्निकल एडवांसमेंट का दौर है, तो पहले लोग मौखिक तौर पे ऑर्डर देते थे, टेलीफोन पे ऑर्डर देते थे, मंथली वेज के आधार पे डब्बा वाले को रखते थे। अब आप ऐप के जरिए ऑर्डर बुक करके अपना ऑर्डर ले सकते हैं। तो एक लोकल आइडिया आज नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक पर्सपेक्टिव बन गया है कंज्यूमरिज्म का। यहाँ पे बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन में दो चीजें जो हो रही हैं। पहला, एक कल्चरल डोमिनेंस हो रहा है भाषाओं को लेके, आपको उनका पार्ट भी बनना है। दूसरा, आपको अपनी स्थानीयता, अपनी पहचान को भी बचा के रखना है। और ये जो पहचान का संकट है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लखनऊ में जरदोजी के जो कारीगर हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में, मैंने देखा है, जो कि मैं वहां का रहने वाला हूँ, बड़ी संख्या में जो कारीगर हैं उन्होंने काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो मजदूर थे। मजदूर इसलिए थे क्योंकि उनका जो बनाया गया माल है वो यूएई, दुबई में तो बिक रहा है, लेकिन वहां वो जो उनका कॉर्पोरेट कंपनी है जिसको वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उनसे वो खुद संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपने आइडिया को वहां पे दिखा नहीं सकते, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए उनको एक ऐसे बिचौलिए की जरूरत है जो बिचौलिया वहां की भाषा में, इंटरनेशनल या ग्लोबल लैंग्वेज में इन मजदूरों के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सके। और ये जो बिचौलिया है, ये 100 रुपए में से 60 रुपए कहा जाता है और हटा के 10 रुपए उसको छोड़ता है। अब बहुत सारे सवाल आए हैं लोगों से, श्रोताओं से, तो मैं आपकी अनुमति चाहूंगी कि कुछ मैं सवाल आपसे पूछूं, कुछ मेरे भी सवाल हैं। पर कपिल जी, आपने दो बात की, आपने काफी बातें की, पर दो बात जो आपने की डोमिनेंस की, उस पर मैं बताना चाहूंगी कि लोट नीति का जो पाठ्यक्रम है जो आईएसपीपी ऑफर कर रहा है, उसमें हमने क्या कोशिश की है कि जितना भी आपको रेफरेंसेस है वो हिंदी में अनुवाद करके दिया जाए। सभी चीज का पूर्ण तरह से अनुवाद संभव भी नहीं है, कुछ चीजों की हिंदी अनुवाद हो भी नहीं सकती। जैसे हम एक पॉलिसी में वर्ड यूज करते हैं एक्सटर्नैलिटीज, ना उसका नज, इन चीजों का हिंदी अनुवाद संभव भी नहीं है क्योंकि वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो चीज को हम वैसे ही रिटेन करते हुए, इनफैक्ट हम एक शब्दकोश अपने पार्टिसिपेंट्स को देंगे जो भी इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, जो इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, जो पब्लिक पॉलिसी के विषय पे जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, की वर्ड्स यूज होंगे, उसका आपको उसकी शब्दावली भी दी जाएगी। और हम एक बड़ी अच्छी किताब है, मार्केट में सबसे उम्दा किताब है हमारे देश में पब्लिक पॉलिसी पे, श्री विजय केलकर जी और श्री अजय शाह जी द्वारा लिखित इन द सर्विस ऑफ रिपब्लिक। इस किताब का भी हम पूरा हिंदी अनुवाद करवा रहे हैं और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, ओनली फॉर दोज पीपल हु विल बी स्टडीइंग विद अस। लोक नीति का जो पाठ्यक्रम करेंगे, बस उन्हीं लोगों को ये किताब उपलब्ध होगा हिंदी में। और हमारी बात भी चल रही है प्रोफेसर थैलर के साथ, एक पूरे ग्लोबली मोस्ट रिनाउंड किताब जो है नज, NUDGE, नज का जो किताब है, उसकी भी बात हमारी चल रही है, उसका अनुवाद करने के लिए फॉर लोक नीति पाठ्यक्रम। तो कहने का तात्पर्य है कि हम काफी, विनय जी हैं यहाँ पे जो हमारे कोर्स में काफी महीनों से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पाठ्यक्रम आपको बाहर अवेलेबल नहीं होगा, पर हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे जो लोक नीति पाठ्यक्रम करेंगे उनको अवेलेबल होगा।
और हमारी यही चेष्टा है कि जितना संभव हो यथासंभव हम चीजों को हिंदी में उपलब्ध कराएं, और शुद्ध हिंदी में नहीं, क्योंकि शुद्ध हिंदी देखिए त्रिपाठी जी की हिंदी बहुत अच्छी है, कपिल शर्मा जी की बहुत अच्छी है, मेरी उतनी अच्छी नहीं है, पर हम बोल चाल की भाषा में। और एक दोनों स्पीकर्स ने बात की कि हमें हीन भावना, बहुत लोगों को हिंदी भाषी को हीन भावना आती है कि भाई हम कैसे एक्सप्रेस करें अपने आप को। तो यही कोशिश है इस पाठ्यक्रम के द्वारा कि आपको टेक्निकल नॉलेज इतना साउंड हो जाए इन 4 मंथ्स, जो आपका जो 4 मंथ्स का स्पैन है, कि आपको कभी ये हीन भावना ग्रसित ही ना करे कि भाई हम नहीं बोल सकते पब्लिक पॉलिसी। यू कैन टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स। अब कुछ सवाल हैं लोगों के और कुछ मेरे, तो एज अ मॉडरेटर मुझे तो बहुत मन कर रहा है कि मैं अपने सवाल पहले रखूं, पर मुझे लगता है कि मुझे जनता का सवाल, मुझे लोगों का सवाल पहले रखना चाहिए। तो हर्षवर्धन जी, आपके लिए एक सवाल है। भारत में बाजार में हिंदी बढ़ी है पर अंग्रेजी का वैभव कम नहीं हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है। इस विषय पर सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं लग रहा। इस पे आई थिंक आपको जानते हैं, रजनीश जी सवाल कर रहे हैं, अब पूछ रहे हैं कि इस पे आपका क्या विचार है। आप इसका जवाब दें उसके पहले मुझे एक बड़ी अच्छी श्रीलाल शुक्ला की एक किताब है राग दरबारी, अगर आपने पढ़ी हो तो मुझे एक बड़ा अच्छा कोट याद आया, आप अनुमति दे मैं सुनाऊं अपने दर्शकों को। जी जी। एक उसमें का एक कोट है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए रॉब की आवश्यकता है और रॉब के लिए अंग्रेजी की। तो जो हमारे ऑथर हैं उस जमाने में जब किताब लिखे थे, काफी उम्दा किताब है, कैसे अंग्रेजी को रॉब एज अ मैटर ऑफ प्राइड रॉब मानते थे लोग। तो हर्षवर्धन जी, सवाल आपको दिया गया है, ये आंसर अगर आप कर पाए लाइव तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और रजनीश जी का मैं कहूंगा कि उन्होंने जो ये प्रश्न पूछा है ना, ये बड़ा इसका संदर्भ है आज के समय में। और चूंकि जब हम पॉलिसी की बात करते हैं, नीतियों को बनाने की बात करते हैं, तो इस देश में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां से निकलकर जो अधिकारी आते हैं, जो जिले में पहुंचते हैं, फिर बाद में वो सचिवालय में पहुंचते हैं, उनकी भूमिका सबसे बड़ी होती है। और पिछले कुछ समय में चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो कम होने लगे हैं, तो इसलिए ये चिंता बढ़ी है। लेकिन यहां मैं एक चीज कहूंगा कि, और बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा, भारतीय भाषाओं में काम करना, उनकी प्रतिष्ठा बनाने का मतलब कतई नहीं है कि हम अंग्रेजी का कोई वैभव घटाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा हमें इससे थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। हम लोग भी जब बात करते हैं, और चूंकि हिंदी पट्टी से ही मैं आता हूं, प्रतापगढ़ प्रयाग से आता हूं, तो इसलिए वो मन में रहता है कि अच्छा अंग्रेजी वाले हमारा बहुत कुछ छीन के ले गए। मुझे लगता है ऐसा कतई नहीं है। और अगर हम पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंटरवेंशन के तौर पर अगर हम बात करें, तो हमारी अपनी जो कहें कि भूमिका है वो कहां से शुरू होती है? वो शुरू होती है सबसे पहले जानने से। और मैं लगे हाथ इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एक सवाल मैंने अभी इस चैट बॉक्स में देखा, ये अविनाश जी ने सवाल किया है कि भारत में गैर अंग्रेजी भाषी आबादी को लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया में कैसे शामिल किया जा सकता है। तो ये दोनों बड़ा जुड़ा हुआ है। एक चिंता ये कि जो अधिकारी निकल कर आ रहे हैं वो अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा हैं, अंग्रेजी माध्यम से आने वाले ज्यादा हैं। दूसरा ये कि क्या जो गैर अंग्रेजी भाषी लोग हैं वो कतई इसमें शामिल होंगे क्या? यानी एक जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर है, यानी डीएम बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, दूसरे जो लोग हैं, यानी जैसे हमारे घर के सामने की सड़क बन रही है, तो उस बनने में हमारी कोई भूमिका होगी, या कोई कहीं लखनऊ, कोई दिल्ली, या जिस जगह की राजधानी है वहां से कोई अधिकारी तय करेगा और वो हो जाएगा। ये सिर्फ सड़क बनने में नहीं है, ये हमारे यहाँ के हर तरह के कार्यक्रम, जीवन में जितने कार्यक्रम हमारे ऊपर असर करते हैं, खाने से जुड़े हों, शिक्षा से जुड़े हों, स्वास्थ्य से जुड़े हों, सड़क से जुड़े हों, यानी कुछ भी अगर आपको करना है तो उसमें है। मेरा ये मानना है कि ये इसका एक, जिसको कहते हैं ना कि आप थंब रूल कर लीजिए, एक इसको हमेशा के लिए लिख के रख लीजिए, जानकारी, अवेयरनेस। अगर आपको अपने क्षेत्र की उस समस्या की जानकारी है और आप समाधान के बारे में बात करके उस पर दबाव बना सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी भूमिका बढ़ेगी। और वो जो भूमिका बढ़ेगी वो दोनों तरफ असर डालेगी। एक, जो उसको लागू करने वाले लोग हैं, यानी वो अधिकारी, और दूसरा, जहां वो लागू होनी है, जिस जमीन पर लागू होनी है, जिस स्थान पर उसको लागू करना है। मुझे लगता है सरकार के तौर पर
ये अगर आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ी है तो पढ़ना चाहिए। पहली बार है कि भारत में यहाँ की चिंता, यहाँ के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए उसको लेकर एक शिक्षा नीति लागू की गई है। इसमें बस एक ही बात मैं कहूंगा कि विवाद वाले विषयों पर बात करने से बचें। मैं इसको दोहरा रहा हूं कि किसी का वैभव या किसी की प्रतिष्ठा कम ज्यादा नहीं करनी है। भारत को मूल रूप से अपनी भाषा में बात करना, उस बात को आवाज उसकी सुनाई दे और उस सुनाई देने के आधार पर, उसकी शक्ति के आधार पर उसको लागू करना, वो नीति बनाना। मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा मतलब आने वाले समय में इसकी भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। गैर अंग्रेजी भाषी लोग और गैर अंग्रेजी भाषी नीति नियंता यही तय करने वाले देश। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। समय हमें याद दिला रहा है कि हमारे पास बस 8 मिनट रह चुके हैं और मुझे कुछ पाठ्यक्रम के बारे में भी बताना था, तो मैं अब अपने कुछ बातें रखना चाहूंगी पाठ्यक्रम के विषय में। एक सबसे पहले सवाल आया है कि व्हाई डज नॉट दिस बुक रीच टू जनरल मास। देखिए, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि इन द सर्विस ऑफ रिपब्लिक का जो अनुवाद है वो सब मास तक जाए, वो पब्लिशर डिसाइड करेगा। पेंगुइन पब्लिशर है। पेंगुइन ने अभी अनुमति नहीं दी है, इट इज फॉर कमर्शियल यूज के लिए। ये बस आपको पता होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर यूज, और इसीलिए पेंगुइन ने बस हमें अनुमति दी है कि हम पढ़ाई के लिए लोक नीति में यूज कर पाए। आपको और भी बताने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दोनों अजय शाह जी और श्री विजय केलकर जी हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं और काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट जब इस संस्था का गठन हुआ था, एसपीपी का गठन हुआ था, तो उसमें विजन प्रदान करने वाले श्री विजय केलकर जी और अभी भी हमारे एकेडमिक चेयर हैं, एकेडमिक बोर्ड के चेयरमैन हैं, और श्री अजय शाह जी भी हमारे फैकल्टी भी हैं और हमारे एडवाइजर भी हैं एकेडमिक बोर्ड के। तो ये दोनों व्यक्ति काफी जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्रतिष्ठावान व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं। आप आईएसपीपी के वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ मोनोपोली करना चाहते हैं। पब्लिशर ने इसकी अनुमति नहीं दी है कि आम जनता को ये जाए, पर मैं आपको बता दूं कि दे आर ट्राइंग टू दे विल बी ट्राइंग टू कम अप विथ हिंदी अनुवाद। हो सकता है कि नज की जो किताब की जो अनुवाद हो वो लोगों तक पहुंचे। ये डिपेंड पूरा करता है पब्लिशर पे। या आई थिंक नज येल यूनिवर्सिटी या कोई डिसाइड करेगा, तो उन पे डिपेंड करता है, इसमें हमारे कोई रोल नहीं है। एक सवाल है कोर्स का फी क्या है, प्रियंका जी पूछ रही हैं। प्रियंका जी, द कोर्स फी इज ₹1 लाख, एंड बिकॉज कोविड है और लोगों को थोड़ी कठिनाई है, तो इसके कारण हमने 50% छूट सभी को दी है जो इस साल कोर्स में जुड़ेंगे। सो इवेंचुअली यू विल हैव टू पे 50,000, बट कोर्स फी इज 1 लाख। बट ओनली फॉर द फाउंडेशन बैच आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे विद जीएसटी ऑफ कोर्स। और आपको बता दूं कि कोर्स कॉस्ट, थैंक गॉड आपने प्रियंका जी कोर्स कॉस्ट नहीं पूछा, क्योंकि कॉस्ट बहुत हाई है इस कोर्स का। अब आप ये सोचिए कि हमें ऐसे शिक्षकों का चयन करना पड़ रहा है जो हिंदी भी बोल पाए। जैसे हमारे एक प्रोफेसर हैं, एंड थर्सडे को एक वेबिनार हम कर रहे हैं झारखंड में IIM रांची के साथ, वो उस समय उपस्थित होंगे, तो आप फ्री हो तो आइएगा उस दिन। श्री राजीव कपूर जी लाल बहादुर शास्त्री जो IAS एकेडमी है उसके डायरेक्टर रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं काफी मंत्रालयों में, और बहुत ही उम्दा IAS ऑफिसर और बहुत ही उम्दा पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट है। वो आपको एक कोर्स पढ़ा रहे हैं। उसी तरह आपको डेटा और मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट रिलेशन एसर करके एक ग्रुप है, काफी प्रतिष्ठित एंड इंडियाज बेस्ट इन डेटा साइंसेस, वो पढ़ा रही है। उस ग्रुप से आपको शिक्षक आएंगे, उस संस्था से आपको पढ़ाने के लिए। इसी तरह हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको स्पेशलिस्ट आ रहा है, और आपको सब्जेक्ट्स हैड टू बी चेंज्ड एंड अनुवाद करना पड़ रहा है। बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट बहुत ज्यादा है। थैंक गॉड प्रियंका जी आपने कॉस्ट नहीं पूछा, आपने फीस पूछी। फीस है 1 लाख इस साल के लिए, फाउंडेशन बैच के लिए 50,000। हमारा एडमिशन खुल चुका है, 15 नवंबर तक एडमिशन बंद भी हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि हमारे कोर्स का जब हमने शुरुआत की थी, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम हिंदी को बढ़ावा दें। हिंदी तो ऑफकोर्स सभी को प्रिय है, हम बिहार से हैं तो हमको तो बहुत प्रिय है, पर हमारी मंशा ये नहीं थी। हमारी मंशा ये थी, जब हमने एक स्टडी देखी CMI की, जिसमें लिखा था कि 6% से कम लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं, और हमारा दिमाग ठनका कि इन 6% में से भी कुछ लोग
पब्लिक पॉलिसी में काम कर पा रहे हैं, है ना। तो और हमारा जो स्कूल है इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वो बहुत ही फर्मली बिलीव करता है और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, लोकतांत्रिकरण करना पब्लिक पॉलिसी एज अ सब्जेक्ट उसका, क्योंकि हमें ये पता है कि जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी, अच्छा पब्लिक पॉलिसी, सुदृढ़ पब्लिक पॉलिसी, सबल पब्लिक पॉलिसी बनना संभव नहीं है। और जब तक पब्लिक पॉलिसी सबल नहीं होगी, सबल देश का प्रयास भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि only on the foundation of strong public policy is created a great nation, right? So उस मंशा के साथ हमने ये शुरू की और आपका साथ रहेगा, तो आने वाले समय में हम बाकी भाषाओं में भी कोशिश करेंगे। और हमारी भाषा का माध्यम शुद्ध हिंदी नहीं है। हर्षवर्धन जी की तो हिंदी बहुत अच्छी है, कपिल जी की बहुत अच्छी है। इस पर मैं आपको रोकूंगा नितिशिका जी, क्योंकि आपने 3 बार ये कहा कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। और एक मैं सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि ऑब्जर्वेशन है मेरा, ये कह रहा हूं कि जैसे अंग्रेजी लोग कहते थे कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, अब एक वर्ग ये कहने लगा है कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इम्पैक्ट कितना है, प्रभाव भाषा के तौर पर हिंदी का कितना बढ़ा है, तो सिर्फ इस एक बात से समझिए। बाकी मुझे लगता है कि कार्यक्रम, जब आप कहते हैं कोई हिंदी के कार्यक्रम या पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो उस भाषा में बहुत अच्छा होगा। और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। और इसलिए बार बार ये बात दोहरा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार पार्टिसिपेंट्स हमारे साउथ के पूछते हैं कि आप शुद्ध हिंदी में बोलिए तो हम समझ नहीं पाएंगे। और मेरे पास बहुत ऐसे सवाल आए हैं इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स का कि कितनी हिंदी कितनी कठिन होगी। इसको हम पूरी तरह बोलचाल की भाषा में रखेंगे ताकि आप उसको समझ पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी हिंदी ठीक ठाक है, आप हिंदी समझ पाते हैं और अंग्रेजी में बेटर है, तब भी आप ये पाठ्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि आपको बोलचाल की भाषा में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी समझाया जाए। और लास्ट चीज बिफोर हम आपसे विदा ले कहना चाहेंगे कि हमारे 6 चीजें हम काफी उस पर जोर दे रहे हैं। एक तो डेटा मॉनिटरिंग, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, तीसरा है करंट लॉज एंड पॉलिसीज, गवर्नेंस, और एक है हमारा पाठ्यक्रम वो है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम काफी टूल्स हैं बिहेवियरल साइंस की, बिहेवियरल चेंज की, जैसे नज हो गया, बहुत सारे आगे टूल्स हैं, उसकी हम आपको शिक्षा देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो ये 6 पाठ्यक्रम हैं, कोर्सेज हैं, और इसके अलावा काफी लैब्स हमारे डिजाइन हैं। आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी हमारे वेबसाइट पे www.ispp.org.in/lokniti। मृत्युंजय, आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैट बॉक्स में लिख पाएं तो। एक लास्ट आई थिंक एक मुझे मैसेज आया है हमारे हमारे लोगों का कि एक इन्होंने हाथ उठाया हुआ है एक न्यूज चैनल ने, और वो आपसे हमसे सवाल करना चाहते हैं। जी पूछा जाए, यदि आप चैट बॉक्स में डालना चाहेंगे सवाल तो आप डाल सकते हैं। और ये शायद आज का आखिरी सवाल होगा, इसके साथ ही हम यूएसआरबी न्यूज है, यदि आप पूछना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं चैट बॉक्स में एक सवाल मैं देख रही हूं, पर वो उस हमारे पाठ्यक्रम से उसका तो कोई लेन देन नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए मैंने उस सवाल को नजरअंदाज किया है। पर क्षमा चाहती हूँ कि मैंने नजरअंदाज किया है। इसका सवाल मैं हर्षवर्धन जी को जरूर बोलूंगी कि यदि आप ऑफलाइन यदि उनको जानते हो तो आप उनके साथ सम्मिलित हो सकते हैं। बट उनका एक सवाल है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज का क्या रोल रहा है। पता है हमारी आज मुझे लगता है नीति जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ एक पंक्ति में। मुझे लगता है जब हम लोक नीति की बात करते हैं, और जो विशेष करके अभी की हम चर्चा कर रहे हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग विषय है और उस पर अलग से बात होनी चाहिए। एक चीज और, मैं पब्लिक पॉलिसी जो भी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि फोकस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में आना चाहते हैं
क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, कोई भी एक चीज नहीं है जो एकदम से अलग कोई मंगल ग्रह पर नहीं है। लेकिन आप अगर पब्लिक पॉलिसी में फोकस करना चाहते हैं तो एक एक जो कहें कि सिर्फ डेटा की अगर हम बात करेंगे तो उस पर इतनी बात हो रही है, इतना डेटा जर्नलिज्म शुरू हो गया है, पॉलिसी कैसे डेटा से चेंज हो जा रही है आज के समय में वो है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज कर रही है, लैंग्वेज कैसे चेंज कर रही है, अलग अलग जो सोशल बिहेवियर है वो कैसे चेंज कर रहा है, कैसे पॉलिसी जब जाती है तो कैसे बदल जाती है, उसका पूरा का पूरा एक मतलब बहुत सी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो पूरी डिबेट को दूसरी तरफ ले जाती है उससे बचना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। और बहुत बहुत समय हमारे साथ नहीं है, अब 6 बज चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं का, हमारे 2 काफी प्रतिष्ठित और जाने माने हमारे विशेषज्ञों का जो हमारे साथ जुड़े, हर्षवर्धन जी और कपिल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारी टीम का भी, ISPP टीम का, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे श्रोतागण और सभी व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक हम 6 नवंबर को ला रहे हैं एक स्वच्छ भारत अभियान मिशन के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। और उसके बाद हमारे साथ श्री राम माधव जी जुड़ रहे हैं 6 नवंबर को। तो 2 और भी अच्छे स्पीकर्स हमारे साथ जुड़ेंगे आगे चल के, और आशा करते हैं कि आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।